अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं रेहाना अजीज़, प्रेसिडेंट ऑफ सोच औरत, और मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया नैयर जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सोच औरत की। सोच औरत क्या है? ये ह्यूमन राइट्स के अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम वुमेन राइट्स पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर आलमी दिन है तशद्दुद के ख़िलाफ़ औरतों के। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़ीनत फ़ारूकी साहिबा जो कि एजुकेट हैं। ये आज हमारे साथ बैठी हैं और हमने इससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसका ये ब्रीफली हमें आंसर देंगी और हमें बताएंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन इनसे ये है कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि तशद्दुद की कितनी अक़साम हैं औरतों पे, और उसको हमारे कानून में किस तरह से देखा जाता है, उनकी क्या क्या सज़ाएँ हैं? अच्छा, देखें, तशद्दुद की कितनी किस्में हैं, इसको हम कहीं पे बाउंड नहीं कर सकते, इसको कोई हम बाउंड्री नहीं दे सकते, क्योंकि हर नए दिन एज एन एडवोकेट मैं कोर्ट में देखती हूँ कि तशद्दुद की एक नई किस्म हमारे सामने आती है। लेकिन जो बहुत कॉमन चीज़ है औरतों और लड़कियों पे तशद्दुद के हवाले से, जिनको अगर हम किसी एक लफ्ज़ में समो दें तो वो GBV कहलाती है या VAW कहलाती है, जिसके मायने हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इसका मेजॉरिटी जो शिकार हैं वो लड़कियां और औरतें। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम इसको कैटेगराइज़ करते हैं तो इसकी 7 या 8 फॉर्म्स बनती हैं, जिनका मैं आपको बता देती हूँ। आगे चल के मैं आगे आपको बताती रहूँगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस तरह हमारे यहाँ औरतों को असॉल्ट किया जाता है, वो फ़िज़िकल अब्यूज़ किया जाता है उनको, जिसमें आपका रेप आ गया, आपका जो है उसमें एसिड बर्निंग आ गई, बर्निंग फ्रॉम द फायर आ गया कि उनको आग से जलाया जा रहा है, पेट्रोल से जलाया जा रहा है, कोई भी एनी टाइप ऑफ बर्निंग इट कुड बी। और दूसरी चीज़ ये कि उनको मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, घर के अंदर हों घर के बाहर हों, हरासमेंट आ जाती है इसके अंदर। अगर हम इसको बाय नेम इसको कैटेगराइज़ करें तो कुछ यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी, शेयर करूँगी कि आपका रेप हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, इमोशनल अब्यूज़ हो गया, इसके अंदर फ़िज़िकल वायलेंस आ गया, आपका एसिड बर्निंग आ गया, बर्निंग फ्रॉम फायर, थ्रोइंग ऑफ कोरोसिव सब्सटेंसेस। अब कोरोसिव सब्सटेंसेस क्या है? ये वो चीज़ है जो कि आपके जिस्म को गलाने की अहमियत रखती है। कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसा मादा जो आपके ऊपर फेंका जाए, आपको इनहेल किया जाए या आपको खिलाया जाए, वो सारे इसके अंदर आते हैं, इस एसिड बर्निंग के अंदर आते हैं। और आए दिन बहुत सारी औरतें इसका शिकार होती हैं। कम अज़ कम एनुअली जो रिपोर्टेड इट इज़ एस्टिमेटेड कि 200 से 400 ऐसे वाक़यात दर्ज होते हैं। लेकिन इनका बदकिस्मती से आप ये कह लें कि इनको बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड रखा जाता है। ये मंजर आम पे ये वाक़या इतने रिपोर्ट नहीं हो पाते। अंदरून सिंध में ख़ास तौर पे ये चीज़ें होती हैं। फोर्स्ड अबॉर्शन हो गया कि मर्ज़ी से अगर एक औरत लड़का नहीं पैदा कर पाती, उसने 2-3 लड़कियां पैदा कर दी हैं, तो उनसे बाय फोर्स्ड उनका अबॉर्शन करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि औरतों पे तशद्दुद के हवाले से हैं। बाय फोर्स उनसे कहा जाता है कि कमाओ और घर चलाओ। 3-4 लड़के घर बैठे होते हैं और वो मज़े से आराम करते हैं और औरत काम कर रही होती हैं जाके। तो मतलब ये तरह तरह की किस्में जो बतौर वकील मैं देखती हूँ। वकील साहबा की बात मैं यहाँ पे काटूंगी जनाब। इसका तो बिल्कुल एक एविडेंस मेरे पास भी है कि एक मेड है मेरी जो कि काम करती हैं और वो यही बताती हैं, और आए दिन उनकी कंप्लेन यही होती है कि सारा दिन कमाने के बाद जब घर जाती हूँ तो मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और नशे के लिए हस्बैंड मेरी कमाई को मुझसे ले लेता है और वो नशों में उड़ा देता है। यानी कि एक बंदी जब अपने बच्चे छोड़कर निकलती है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस करती है, वो उन बच्चों को छोड़कर पूरा घर अपना इस तरह से छोड़कर सारा दिन कितने घरों में काम करना, और फिर एट द एंड क्या होता है? मारपीट। ये उसके नसीब में होता है। और किन चीज़ों के लिए पैसे लिए जाते हैं? नशे के लिए। यानी कि सारा दिन की मेहनत नशे में उड़ जाती है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी आप क्या बता रही थी डॉक्टर? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे जो कि हमारे दरमियाने तबके के अंदर देखा गया है, गरीब तबकों की तो मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही इस वक्त, दरमियाने तबके में ये देखा गया है कि लड़कियों को ख़ास तौर पे कहा जाता है कि नहीं, तुम लड़की हो तो तुम ये खा लो, वो भाई है वो बाहर गया हुआ है, वो आके ये वाला खाना खा लेगा। मतलब कि उसके लिए खालिस कोई चीज़ अच्छी बना के रख दी गई। ये ग़िज़ाइयत से महरूमी की कमी जो है, आप देखेंगे जो औरत माँ बनती है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे मैं देही इलाकों की बात करूँगी, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियाँ जब माँ बनती हैं और वो ग़िज़ा की कमी का शिकार होती हैं, तो उनका रिस्क कितना बढ़ जाता है, उनकी पूरी प्रेगनेंसी, उनका पूरा जो बर्थ प्रोसीजर है वो, तो उसके बाद वो ख़ुद कहाँ खड़ी है, वो 3-4 बच्चे पैदा करके बिल्कुल एक बूढ़ी औरत हो जाती है जिसको कि कोई नहीं पूछ रहा होता, और आगे भी उसका नसीब हमारे इस माशरे में कुछ अच्छा होने की हम उसको गारंटी नहीं दे सकते। तो ये सारी औरत पे तशद्दुद की किस्में जो हम देखते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन बात और इसके हवाले से मैं करूँगी जो कि यहाँ बताना ज़रूरी है, एसिड बर्निंग के हवाले से,
क्योंकि ये जब औरतों को जलाया जाता है या कुछ होता है तो उनके घर वाले ख़ास तौर पे उनको खामोश करा देते हैं। इसमें ऑनर किलिंग आ जाती है, उनकी ऑनर का मैटर होता है। वो कहते हैं इसको रिपोर्ट ना करो। अव्वल तो औरत इस काबिल ही नहीं होती, अगर वो बच गई तो बात की बात है कि वो अपनी ज़बान से किसी चीज़ को, वाक़े को पूरा बताए। बहरहाल ये जिस कैटेगरी में आती है वो अंडर सेक्शन हमारा 336A है, जिसके अंदर इसकी सज़ाएँ इसके ऊपर वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। और इसी का जो सेक्शन है 336B वो इसकी पनिशमेंट पे बात करता है। इसकी कम से कम जो सज़ा वगैरह बनती है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो इसकी सज़ा होती है वो कम से कम भी इसमें जो है वो 14 साल सज़ा है। वैसे तो अब लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो गई है और 1 मिलियन रुपीज़ इसका जो है वो फ़ाइन है, जुर्माना है। दोनों चीज़ों का इतलाक़ एक साथ होता है। बाज़ सूरतों में शायद ये हो सकता है कि एक चीज़ दे दी जाए, एक सज़ा, और दूसरे को रिवोक कर दिया जाए। और कितनी बड़ी ज़्यादती है, यानी कि पूरी ज़िंदगी से आप खेल जाते हैं। किसी का आप फेस बंद कर रहे हैं या उसकी बॉडी पे इस किस्म का एसिड डाल रहे हैं, अगर वो बच भी गया तो क्या लाइफ होती है आगे, और अगर नहीं बचा, मर गया, तो पीछे कितने बच्चे उनके रह जाते हैं। बाज़ लोग होते हैं मैरिड भी होते हैं जिनके बच्चे पूरी ज़िंदगी के लिए रुल जाते हैं। माँ बाप कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं उनके बगैर, कैसे पीते हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं देखा जाता। बस उनके आगे यह है कि जी भी हमें सेटिस्फाई हो जाएं, इसको हम बस किसी तरह से सज़ा दे दें, जला दें, कुछ भी कर दें। कितनी बड़ी एक ज़्यादती है। मैं एक बात सोचती हूँ कि ज़ाहिर है उनकी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो भी मर्द कर रहा है, तो वो बीवी है उसकी, उसके बच्चे हैं, वो बेटी क्या चीज़, वो क्या तासुर लेके जाती होगी अगले घर, क्या उसको प्यार होगा कि मैं शादी करूँ अपनी ज़िंदगी में। उसका तो हम माइंड सेट ही चेंज कर देते हैं ना। ज़िंदगी हम बच्चों की अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। एक औरत को आप उसकी भरी जवानी में उसके आपने एसिड फेंक दिया या आपने उसके साथ कुछ और इस तरह का मामलात कर दिया, उसको जला दिया, उसको तो आपने मोहताज कर दिया। आप अच्छी भली बंदी को तो पूछ नहीं रहे। जब आपने इस हाल में लेकर आ गए तो फिर आपके तो वो किसी काम की नहीं। फिर तो आपके पास है एक, आपके पास जीता जागता सबूत है, जी मैं तो उसको छोड़ रहा हूँ। इस तरह हमारे यहाँ तलाक के रशूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, खुला के बढ़ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात पे ये कहूँगी कि ये जो खुला और तलाक की आप बात कर रही हैं, ये तो ज़ाहिर है कि ये जहालत का मुँह बोलता सबूत है। जहाँ पे आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई हो, हम सिर्फ सारी ज़िंदगी औरत की तरबियत की बात करते हैं, मर्द की तरबियत की तो हम बात ही नहीं करते कि हमें अपने बेटे को किस तरह से उसको परवान चढ़ाना है कि वो आइंदा सोसाइटी के लिए एक अच्छा मर्द साबित हो। और जो रही तलाक की या खुला की बात, तो सब्र का मादा कम हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई झगड़े होना और इन चीज़ों की समझ ना आना या लोगों को कानून का ना पता होना, सबसे बड़ा मसला ये है कानून का। और आज के दिन हम ये जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं इस बड़े दिन पर, तो ये अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। इसमें देखिए मैं बार बार ये कहूँगी, मैंने हमेशा ये बात की है सोच और औरत के प्लेटफॉर्म से, कि हम वो ख़वातीन हैं जिनको बाप, भाई, बेटे और शौहर की ज़रूरत है। उनकी सरपरस्ती में हम कामयाब होना चाहते हैं और उनकी सरपरस्ती में हम अपनी और बहनों को भी कामयाब करवाना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल माइंड में रहे कि हम एक वो वाली आज़ादी चाहते हैं जो हमारा मज़हब हमें आज़ादी दे रहा है। उतनी आज़ादी तो मिले, उतनी एजुकेशन तो मिले एक माँ को कि वो अपने बच्चे की एक अच्छी तरबियत कर सके। मैडम, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम हमें ज़रा और मज़ीद डिटेल बताएं इस बारे में। कम उम्र की शादी में क्या आप बताती हैं कि क्या ये भी क्राइम है, और इसकी पनिशमेंट क्या है कि अगर बच्ची की रज़ा नहीं है, वो छोटी है और वो नहीं चाहती वो शादी करना, तो इस पर भी कोई पनिशमेंट है? जी, मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये सारा होता है चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर आता है, जो कि हमारा 1929 में बना था, ठीक है। और चाइल्ड से मुराद हम क्या लेते हैं कि एक लड़की जो कि 16 साल से कम उम्र है और एक लड़का जो कि 18 साल से कम उम्र है, अगर इनकी शादी करवाई जाती है तो वो एक इल्लीगल मैरिज होगी आपकी, ठीक है। शरई तौर पे मैं नहीं कह सकती, शरई तौर पे शायद वो बातिल नहीं होगी, शादी इनवैलिड नहीं होगी, वो शरई एतबार से हो जाएगी। लेकिन अगर आप कानूनी नुक्ता निगाह से देखें, क्योंकि वो अपनी जहनी पुख्तगी को नहीं पहुँचे होते, जिस्मानी पुख्तगी को नहीं पहुँचे होते, तो ये एक ख़ास तौर पे आज अगर मैं इस दौर में बात करूँ तो मेरे पास बहुत से ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि जो लोग शादी के नाम पे ये रेप केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं मेरे पास, कि जी बड़ी उम्र का लड़का है, मर्द है, और उसने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी की हुई है और नाम उसको शादी क्या दिया हुआ है, लेकिन ये उन्होंने अपना तरीक़ा वारदात बनाया हुआ है कि जी वो शादी करते हैं, उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरी लड़की से शादी करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो ये तरह तरह का जो है क्राइम आप कह सकते हैं कि चल रहा है। खूबसूरत उन्होंने लिबादे में उसको रैप कर दिया है और ये चीज़ें चल रही हैं माशरे के अंदर। इसकी क्या सज़ा बनती है, क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या कहोगी? मैं तो आज के दिन मैं तो सोच रही थी कि कुछ और ही
चीज़ें सामने आएंगी, पर कितने ख़तरनाक केसेस हो रहे हैं, क्या कुछ औरतें सह रही हैं। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हम वाकई बड़ी अच्छी फैमिलीज़ में, अल्लाह का करम है, लेकिन किस तरह इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्या किया जाए। इतना बड़ा माशरा है, इतने लोग हैं और हम बहुत थोड़े से लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हमारी तरह के और भी इदारे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को एक जगह पे मुक़ीद करना बड़ा मुश्किल है। मैं जवेरिया ये सोच रही थी कि तशद्दुद की जो अक़साम यहाँ बैठ के ये बता रही हैं, कितनी ऐसी हैं कि जो हमें पता भी नहीं है। अवेयरनेस है ही नहीं बच्चियों में आजकल की, इनको अवेयरनेस देनी भी पड़ेगी और इस तरह से सबको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीरियर की बात करेंगे। ख़ासकर इंटीरियर में तो पता ही नहीं कि जुल्म भी है, जबर भी है, मार पीट करना, हाथ उठाना, और जो जिस किस्म की सिचुएशन से वहाँ की लेडी गुजर रही होती है, रोज़ मरना रोज़ जीना, तो उनको तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको लगता है कि हक़ है, अगर मर्द है तो उसका हक है, वो मार भी सकता है, वो पीट भी सकता है, वो छोड़ भी सकता है, वो दूसरी भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, हर तरह की उसमें, यानी कि अवेयरनेस है ही नहीं। वो एहसान समझती हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ये कुरान से शादी कर देने वाला मामला कि जायदाद में वो जो अगर अमीर औरत है और वो बाहर ना जाए उसकी जायदाद, तो उसकी शादी कुरान से कर दी जाती है। कितनी बड़ी जहालत है, इसका क्या आप कहती हैं कि इसके बारे में? ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो हमारे सिंध मैरिज एक्ट के अंदर आती हैं, जिसमें ये वनी कर देना, या आप जो कह रही हैं कुरान से शादी कर देना। देखिए, अब अगर ये चीज़ें कहीं हो भी रही हैं, अब मैं समझती हूँ कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इस तरह के मुसलसल प्रोग्राम्स होते आ रहे हैं और मीडिया इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है, तो बहुत हद तक कमी आई है। और अगर कहीं ये हो भी रहा है तो बहुत छुप के, बहुत खामोशी के साथ हो रहा है। मतलब जो एक पहले था तसव्वुर कि जी खुलेआम ये चीज़ें की जा रही हैं और हमारा एक फ्यूडल सिस्टम बड़ा ताकतवर था, अब ये चीज़ें बहुत हद तक कमज़ोर होती नज़र आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं ये चीज़ें, ये अभी भी हैं और ये चल रही हैं और हम आए दिन सुनते भी रहते हैं। अब मैं आपको अगर ख़ुद बताऊं, जो मेरे पास अपने केसेस आते हैं जिनको मैं रोज़ की बिना पे कर रही होती हूँ, जो हमारे केसेस चल रहे हैं, मैं उन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी अपने अंजाम को नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मैं थोड़ी बहुत अगर उस पर बात करूँ तो जो आप बात करती हैं फ़िज़िकल औरत को असॉल्ट करने वाली, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है रेप। ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत आम है। रेप के लड़की कमाने की जगह पे जा रही है तो वहाँ पर उसको हरास किया जाता है। ये सारी चीज़ें, जी मैं आपको इसके बारे में ही बताती हूँ कि एक चीज़ जो एस्टिमेटेड की थी आसमा जहांगीर साहिबा ने कि सूबे पंजाब के अंदर डिटेंशन सेंटर जहाँ औरतों को कस्टडी में रखा जाता है, उस दौरान 72% औरतें इन चीज़ों का शिकार होती हैं कि वहीं के लोग उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हर 2 घंटे के अंदर 5 में से 1 औरत रेप का शिकार होती है। हर 8 घंटे में 1 औरत गैंग रेप का शिकार होती है। ये सारी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो ये ऐसा होता है, हम कितने भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, करते आए हैं, जब से दुनिया बनी है कुछ ना कुछ, जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ पे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, हमेशा से होती आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं देखती हूँ कि जितनी ज़्यादा हम बात करते आ रहे हैं उतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती भी आ रही हैं। तो इसके रोकथाम के लिए मैं समझती हूँ कि हमारा सिस्टम, हमारा कानून थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि वो इतनी सख्त सज़ाएँ नहीं दे रहा कि इन चीज़ों की रोकथाम हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि सऊदी अरब में अगर चोरी की सज़ा हाथ काट देना है तो इसका क्या मतलब है कि हर शख्स आपको उसके हाथ कटे हुए नज़र आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ये एक सख्त क्राइम समझा जाता है तो हर शख्स डरता है। कोई 1000 में 1 बंदा ऐसा होगा कि शायद उसके हाथ आपको कटे हुए नज़र आ जाएंगे और वो भी शायद इन पब्लिक ये चीज़ें की जाती हैं कि लोग उसको देखें और इबरत का निशान बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी सज़ाएं नहीं दी जाती लोगों के सामने, या टीवी पे या मीडिया के थ्रू लोगों को नहीं पता चलता कि किसको क्या सज़ा मिल रही है। वो बहुत खामोशी से ये चीज़ें हो जाती हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता, इसलिए लोगों को खौफ भी नहीं है। शायद हम जितने प्रोग्राम कर लें, जितना बोल लें, लेकिन लोग मुझे लगता है उतने ही ढीठ होते जा रहे हैं इन मामलों में कि उनके अंदर से खुदा का खौफ और इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जी, एजुकेट साहिबा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी बच्चों के रेप के हवाले से, बहुत ब्रीफली इन्होंने हमें बताया। लेकिन सोने पे सुहागा ये होता है कि रेप के साथ साथ बच्चों का मर्डर भी हो जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक बच्ची का आप रेप कर रहे हैं और उसके बाद यानी कि उसकी जान की इतनी आपके पास कदर नहीं है कि आप एक जान के साथ खेल रहे हैं। एक माँ की पली पलाई बच्ची जिस पे उसने इतनी मेहनत की है, इतनी ख्वारी की है, आप उसको कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत छोटा सा मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि है तो बहुत आम सा, लेकिन आप इसके बारे में बताएं। बाज़ मत औरत को गालियाँ देते हैं उनके नाम ले लेकर,
तो क्या ये भी एक जुर्म है, ये भी जुर्म के ज़मरे में आता है? जी बिल्कुल, इट्स अ क्राइम, ये एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है। वैसे अगर हम कानूनी ज़बान में इसको ये कहेंगे तो ये आपका आता है कास्टिगेशन ऑफ वुमेन में, जिसमें औरत को किसी भी तरीके से उसके साथ हद तक आमेज़ रवैया अख्तियार करना, उसको बार बार उसकी ज़िल्लत का एहसास दिलाना, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। औरत का बेटा पैदा ना करना, मर्द की गुर्बत, मर्द की जहालत, मर्द का नशा करना, बेरोज़गार होना, घर के हालात का ठीक ना होना, क्योंकि एक जाहिल मर्द हमेशा इन चीज़ों की ज़िम्मेवारी जो है वो एक औरत पर डालता है और अपने आप को बरिओ-ज़म्मा करार दे देता है इन चीज़ों से। तो ये कास्टिगेशन ऑफ वुमेन में आता है। ज़ाहिर है कि इन चीज़ों की भी सज़ा है, लेकिन हमारे यहाँ की आप कह लें कि औरत इतनी शरीफ है कि वो इतनी छोटी छोटी बात पे कभी भी कोर्ट नहीं आती कि मेरे शौहर ने या मेरे बाप ने या मेरे भाई ने मुझे गाली दी या मुझसे तंज़ और ताने वाले अंदाज़ में बात की। हमारे यहाँ की औरत बेचारी इतनी मज़लूम है, अगर मैं आपको सच बताऊँ शायद वो 10% या 10% भी नहीं, 2-3% होंगी कि जो हम उनको देखते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें। उससे अगर हम हट के बात करें, मेरे हिसाब से बतौर एक, मैं ख़ुद एक फ़ीमेल हूँ, एक औरत हूँ, मैं देखती हूँ कि 98% औरतें ऐसी हैं कि जिनके साथ इतनी बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं वो नहीं आती, वो अपने घर वालों की और अपनी इज़्ज़त का ख़ुद ख्याल कर रही होती हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बात होती है कि हम आ गए तो पता नहीं इसके बाद हमारे घर वालों की इज़्ज़त कहाँ रह जाएगी। अनटिल एंड अनलेस कि उनके साथ कोई ज़्यादातर जो औरतें आती हैं वो इसी सिलसिले में आगे सामने आती हैं कि कोई रेप केस हो गया, वो भी बहुत अंडर रिपोर्टेड है, बहुत अंडर रिपोर्टेड है वो। लेकिन जो खुला आ गया, आपका तलाक का मैटर आ गया, आपका गार्डियन एंड वार्ड जिसमें बच्चों की कस्टडी मांगी जाती है, सेपरेशन के बाद के बच्चा किधर जाएगा, माँ के पास जाएगा या बाप के पास जाएगा, इन चीज़ों में औरतें फिर अब भी आ जाती हैं। लेकिन ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि औरत को बुरा भला कहा जा रहा है, उसकी ज़िल्लत की जा रही है, ज़िल्लत का बार बार एहसास दिलाया जाता है, इन औरत पे आज तक इन चीज़ों पे मैंने किसी औरत को कोर्ट में आते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। और अगर अवेयरनेस आ भी गई तो शायद बतौर एक वुमेन मैं भी यही सोचूंगी कि यार इतनी छोटी बातों को आप प्यार मोहब्बत और पढ़े लिखे अंदाज में अपने घर के अंदर डील करें, ताकि आपका घराना बर्बादी तक पहुंचने से बच जाए। अच्छा, मुझे एक सवाल करना है, जैसे हम अपने आसपास के लोग, मैं अपनी बहनों के लिए सवाल कर रही हूँ कि आसपास में देखते हैं हम किसी घर में रोज़ाना एक औरत पिट रही है, बेइज्जत हो रही है, घर में शौहर के अलावा और भी जो अफराद हैं वो भी उसके साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो कुछ कह भी नहीं सकती, कहीं जाके मदद भी नहीं मांग सकती। तो आस पड़ोस के लोग जो देखते हैं वो अगर कहीं एक रिपोर्ट करना चाहें कि उनका नाम भी ना आए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये डर होता है कि अगर हम कह देंगे तो इस वजह से भी लोग मदद नहीं करते कि कहीं हमारे सर पे बुराई ना आ जाए। तो मैं वो वाली बुराई से बचना जो लोग चाहते हैं उनके लिए कोई हेल्पलाइन है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो खामोशी से इन्फॉर्म कर दें कि भाई आए यहाँ पर इस औरत की मदद करें, या खुद अपने लिए भी कुछ लोग अगर चाहें कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो ऑथेंटिक लोग हों, ये ना हो कि वो बंदा बेइज्जत भी हो जाए और काम भी कुछ ना हो। तो कुछ ऐसे हैं तरीके, तो वो भी बताइए। देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा तो शायद इसके बारे में ना बता सकूं, वो इसलिए ना बता सकूं कि ये बात नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इसलिए मैं ना बता सकूं कि मुझे नहीं पता कि उनके काम का तरीक़ाकार क्या है, या अगर ऐसी मज़लूम औरतें उन तक पहुँचती हैं तो वो उनको किस तरह से डील करते हैं। जी, मैं इस बात के पेश नज़र ये बात कह रही हूँ। बल्कि मैं आपको एक बात आप ही के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी ज़रूर कि आप ख़ुद एक ऐसा सोच औरत के प्लेटफॉर्म से कोई एक सेल नंबर अपना यूनिवर्सल बनाएं जो कि विद इन द कंट्री काम करता हो, कि कहीं किसी औरत को ज़रूरत हो इस चीज़ की, उस पर कोई क्राइम हो रहा हो, कोई तशद्दुद हो रहा हो, उसके साथ कोई हैरेसमेंट की जा रही हो एट वर्क प्लेस जहाँ वो काम करती है, तो वो आप लोगों को कॉल करे। और आपका इतना यकीन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर कि आप उनको फुल प्रोटेक्शन देंगे, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप हिडन रखेंगे कि वो चीज़ सामने ना आए। क्योंकि देखें, अगर मैं कहूँगी, मैं एक वकील हूँ और मेरा काम कोर्ट के अंदर से शुरू होकर कोर्ट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आपसे पहले भी वो लोग हैं जिन तक उनको पहुंचना है, उन तक पहुंचने की रसाई क्या है वो बता दें, ताकि फिर हम, क्योंकि टाइम भी कम है और हमें जल्दी जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज के प्रोग्राम में आज के दिन के हिसाब से देनी है, तो इसको हम ज़रा जल्दी। देखिए, मैं आपको जल्दी आप इस हिसाब से इसको रैप अप कर सकती हैं कि जो औरतें पढ़ी लिखी हैं, जो इंटरनेट यूज़र हैं ख़ास तौर पे, वो कम से कम अपने आप को सेल्फ़ अवेयरनेस दें। हुकूमती इदारे ऐसे बहुत से बने हुए हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती यहाँ पे बैठ के, या किसी को हाईलाइट नहीं कर सकती। अच्छा, पर्सनली भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने NGO बनाई हुई है अपनी, और बहुत काबिल एहतराम नाम है उनमें। वो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जिसमें ज़िया ऐवान साहब हो गए, या पहले आसमा जहांगीर थी, या बहुत सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, उल्टा मैं आपको यही कहती हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई चीज़ बनाएं, क्योंकि आपको खुद अपना वे ऑफ वर्किंग पता होगा कि आप किस तरह से लोगों को डील कर रहे हैं।
क्योंकि ज़ाहिर है कि जो भी लोग किसी भी तरह के विक्टिम होते हैं वो एक तरह से लुटे हुए आते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। बाज़ औक़ात तो मैंने ऐसी औरतें देखी हैं कि जो सिर्फ 2 कपड़े में अपने घर से भागी हुई होती हैं, उनके पास किराए के पैसे भी नहीं होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो उनको सिर्फ उस वक्त एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और उनको ये चाहिए होता है कि कोई ऐसी जगह हो जो हमारी सारी मालूमात को कवर अप कर दे और हमें प्रोटेक्शन दे। तो इस चीज़ के लिए हम सबको मिलके सोचना होगा, अपनी सोच का दरवाज़ा मज़ीद अभी तो हमने खोलना पड़ेगा। जी औरत अपने बिल्कुल बारे में सोचेगी तभी कुछ बेहतरी आएगी इस माशरे में, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर यही कहना है कि अपने बाप भाई बेटे और शौहर की सरपरस्ती में कामयाब होने वाली औरतें बने, उनका एतमाद जीतें। बाहर की दुनिया से तो हम लड़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, ये 2-3 दिनों से एक ख़बर काफ़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, इस पे तो लैला परवीन साहिबा जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखती हैं, और वो क्या हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं अपने इस केस को लेकर, जिस मसले में वो फंसी हुई हैं। आइए चल के एक पैकेज हमने रिकॉर्ड किया है, वो देखते हैं और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि सोच औरत के प्लेटफॉर्म पे मैं भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप लोगों के साथ होती हूँ, और मैं जानती हूँ कि सोच औरत है जो तंजीम है वो किस तरह ख़वातीन के हवाले से काम करती है। और मैं खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से जितनी भी माशरे में बुराइयाँ हैं, कोशिश ये करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जितना शऊर अक्ल दिया है और ताकत दी है उसको इस्तेमाल किया जाए। एक्चुअली मेरे जो एक्स हस्बैंड है वो ख़ुद भी एक ऐसे माशरे की बुराई में शामिल थे जिससे माशरे में बिगाड़ आ रहा था, और झूठ पर मुश्तमिल एक ज़िंदगी थी जिस पे वो गुजार रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा शिकार उनकी वो ख़वातीन होती थी जिनको निकाह के नाम पर वो बीवी बना के लूटते थे, फिर उनके घर वालों से भी पैसे लेना, ये सारे मामलात वो करते थे। वही मामला उन्होंने मेरे साथ किया कि बहुत बड़ी रकम मुझसे हत्याई भी, और उसके बाद मेरे भाइयों से भी पैसे लिए उधार के नाम पर, और फिर वो हड़प कर गए। तो मेरे भाई से उन्होंने पैसे उधार लिए थे, जैसे कि आपको पता है। जब वो हम चेक कैश करवाने गए तो बाउंस हो गया। जब चेक बाउंस हो गया तो इन्होंने ये चालाकी चली कि हमें डराने के लिए और धमकाने के लिए हमें पहले इन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, जिसकी मैंने मुख्तलिफ थानों में पर्चे करवाए हैं और रिपोर्ट्स करवाई हैं। तो हमारे चूँकि हकायक थे, हमारे पास सबूत थे, तो उसको था कि केसेस वगैरह जीत जाएगी और मुझे ये रकम देनी पड़ेगी और मुझे सज़ा हो सकती है। उसने फिर लास्ट फाइनली कहा कि जब आएगी तो अपने दोस्तों को बता दें कि आपने इनको इतना तशद्दुद करना है ताकि ये डर के अपने सारे केसेस वापस ले लें। और हमें पहले उन्होंने गन वन दिखाया, खबरदार अब करो केस, हैं केस करोगे तुम्हें बताते हैं। तो इंसाफ के लिए गई मैं उस जगह गई जहाँ मेरे कानून, मेरा आइन कहता है, मेरी अपनी पाकिस्तान की कोर्ट जो कि मेरे लिए सेफ्टी होनी चाहिए थी, मेरे लिए शेल्टर होना चाहिए था। और ये जो वकला है ये तो हमारे इंसाफ के जिम्मेदार हैं। इन्होंने क्या किया? बहरहाल मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी कि मेरे भाई को 10-15 वकील मार रहे हैं, ठीक है, और वो बीमार था। मैं उनको कह रही अल्लाह का वास्ता है भाई बीमार है मेरा, उन्होंने नहीं सुना। मुझे लगा कि यार मैं किसी यजीदियों के पास आ गई हूँ या मैं कश्मीर में हूँ। ये कौन सा वाला जुल्म, ये तो हम टीवी पे देखते हैं, हमने कभी सहा नहीं है, हमने देखा नहीं। क्या किधर है हम लोग? ये कौन सी जगह, ये कौन लोग हैं इस तरह बिला वजह? मेरा कसूर क्या था? मैं कोई गैर कानूनी काम कर रही थी, मैं किसी से लड़ी थी, किसी को मारा था? मैं तो अपनी फरियाद लेके कोर्ट गई थी, जो कोर्ट ने बुलाया था। फिर जो इतना मारा उन्होंने, इतना मारा मेरे सर पे। वो जो आप लास्ट में देख रहे हैं बेंच पे बहन भाई गिर गए, मेरा भाई नीचे गिरा हुआ, मैं उन्होंने जब इतना मारा सर, मैं वहीं चकरा के जब मेरे भाई पे गिर गई तो उन्होंने कहा, दूसरा वो वही अपने साइंस मेरे चले गए थे। उन्होंने जब कहा ना कि ये तो वो हो गई है, बस गिर गई है, मर जाएगी ये वो, तब वो छोड़ के गए। तब उन्होंने छोड़ा, तब उन्होंने जान छोड़ 15-20 मिनट उन्होंने खूब मारा, इतना मारा, इतना मारा। मेरा कानून नहीं है यहाँ, मेरा कोर्ट नहीं, मेरे जज नहीं है, मेरे पुलिस नहीं, हमें कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? मेरी आर्मी नहीं है, मेरे रेंजर्स नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो आप कोर्ट के बाहर लिख के रखते क्यों नहीं हो कि यहाँ मत आओ, वकीलों के केस लेके खुद बाहर हल करो? आप थानों के बाहर लिखवा दो कि वकीलों के लिए, आप वकीलों के वकील जो भी जुल्म कर लें आप उनके खिलाफ आप यहाँ पर आके FIR नहीं काट सकते।
जी, आप लोगों ने देखा जो ये पैकेज रिकॉर्ड हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक ये सारे मामलात हैं। आपने जो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है वो भी सुना, तो बहुत तकलीफ़ दे है। रिहाना तो कल मिलकर आई हैं और उन्होंने ही सब कुछ देखा है, सब कुछ जो भी कुछ है आप हमें बताएं, और सब लोग जानना चाहते हैं और हम अपनी एडवोकेट साहिबा से भी इस बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल जवेरिया, मैं कल गई थी उनके पास और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया और मैंने कुछ चीज़ें देखी भी वहाँ पे, जो जिस तरीके से वो चोटें वगैरह छोटी मोटी जो आई हुई थी, लगी हुई थी। अब देखें, पर्सनल मैटर पे तो हम नहीं जा रहे, जो भी उनका केस है, जो भी इशू है, वो सारा एक साइड पे। बीइंग अ लेडी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं औरतों के हुकूक पे, औरत होने के नाते जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि एक औरत पे हाथ उठाया गया, उन पे बाकायदा तशद्दुद किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि औरत थी जो भी थी और उन पे जिस तरह से हाथ उठाया गया। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि मजम्मत हमें करनी चाहिए इस तरह के केसेस में? कैसे? मतलब ये कि हमें, हमारा किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इस वक्त यहाँ पर अगर उनको हमने अपने मौजू का एक वो बनाया है तो वो इसलिए बनाया है कि वो एक औरत है, और आज हम आलमी दिन पे काम कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, तो हम किस तरह उनके लिए एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आप हमें ज़रा बताएं और आप क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, मैं ये कहूँगी इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए और ख़ास तौर पे एक वकील होने की हैसियत से, क्योंकि ये जिनके ख़िलाफ़ वाक़या रिपोर्ट हुआ है वो भी हमारी अपनी बरादरी के लोग हैं, वकला हज़रात हैं। चूँकि हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो इस सिलसिले में मैं इस बात की शदीद मज़म्मत करती हूँ, उसको कंडेम करती हूँ कि कुछ भी हो, व्हाटएवर द रीज़न बिहाइंड इस, लेकिन चूँकि वो एक औरत थी, हम एक महज़ब माशरे के लोग हैं, तो ये क़तई तौर पे इस तरह हमें नहीं करना चाहिए था। जो ये हुआ है उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। रीज़न इसके पीछे कुछ भी हो, कौन सही है कौन गलत है या क्या उनका केस है, ये बहुत प्री स्टेज है उसके बारे में बात करना अभी। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं ये कहूँगी कि उनके साथ जो भी कुछ ये हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें औरत के ऊपर कोई वायलेंस दिखाया जाता है, तो वो इंटरनेशनली इतना रैपिडली वो स्प्रेड होता है कि आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये हम अपने मुल्क को एक तरह से दुनिया की निगाह में नीचा दिखाने वाले काम कर रहे हैं। हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि ये जो भी कुछ वाक़या हुआ है ये बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर बैठ के टेबल टॉक भी की जा सकती थी, इस मामले को निपटाया जा सकता था, और वो ख़ुद गई थी इंसाफ मांगने। तो ये चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल उनको इंसाफ लेकिन मिलना वकील साहबा चाहिए। की थोड़ी सी बात मैं यहाँ काटूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया, लैला ने, वो ये बताया कि जो अगर मारने वाले वकील थे तो बचाने वाले भी वकील थे, जो हमारे आगे आए, जिन्होंने हमारी तरफ बढ़ती हुई लाते और मुक्के अपने पे ले ली और अपने जिस्म पे उन्होंने वो बर्दाश्त किया, तो वो भी वकील ही थे जनाब। बिल्कुल ये बात उन्होंने की थी, उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया था। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त आ चुका है और हमने कोशिश की थी कि हम आप लोगों को अवेयर करें आज के दिन के हिसाब से, लेकिन ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारा हर हफ्ते आप लोग देख सकेंगे और कंटिन्यू रहेगा। वकील साहिबा भी हमारे साथ हैं और हम दोनों तो हैं ही साथ। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एडवोकेट ज़ीनत फारूकी साहिबा आपका कि आप आई और आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा रेहाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी शामिल जवेरिया आपका भी शुक्रिया। और जनाब इजाज़त दीजिए। और ज़ीनत एडवोकेट साहिबा जो है, ज़ीनत फारूकी साहिबा, इनसे रब्ता करने के लिए हम आपको एक नंबर देंगे जिस पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी मसाइल हों, जो भी सिविल केसेस हों, उनमें आप इनसे बात कर सकते हैं। जनाब देखने का सोच औरत, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और इसी एनर्जी के साथ और इससे ज़्यादा अच्छी एनर्जेटिक होके मिलते हैं और बहुत अच्छा अवेयरनेस वाला और मज़ीद अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।